वन शॉट वीडियो में तुम्हें सारी डिटेल्स इस चैप्टर की मिल जाएगी, जो कि तुम्हें एग्जाम में या तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग में सारी चीजों में जो तुम्हें हेल्प कर सकती है कि भाई भिंडी 250 ग्राम है या भिंडी आधा किलो है या भिंडी 1 किलोग्राम है। कभी पकड़ के हाथ में लेके समझ में आता है? नहीं समझ में आता, उसको मेजर करना पड़ता है। एक यूनिट टाइम में बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी ज्यादा स्पीड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विड्स, जब लिक्विड्स के वॉल्यूम की बात करेंगे तब हम एक अलग यूनिट यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं लीटर। लेकिन यहाँ पर सेम वॉल्यूम होने के बाद भी, सेम साइज होने के बाद भी आयरन का जो मास है ना, आयरन का मास बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेदर बॉल। हेलो, नमस्कार। तो भाई स्वागत है आप सभी का, माय डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो भाई आज यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, तो आज यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज यहां पर हम एक घंटे में, एक शॉट में, वन शॉट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर फिजिक्स का हम कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर इस वन शॉट वीडियो में तुम्हें सारी डिटेल्स इस चैप्टर की मिल जाएगी, जो कि तुम्हें एग्जाम में या तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग में सारी चीजों में जो तुम्हें हेल्प कर सकती है। तो चलो भाई आइए शुरू करते हैं। तो भाई आज यहां पर इस सेशन में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो भाई सबसे पहले टॉपिक्स पे जाने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई ये जो टाइटल दिया है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसका मतलब क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सके। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सके, और उसी के मेजरमेंट की बात होगी इस पूरे चैप्टर में कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं मेरा वजन, मैं मेरा मास, या कह सकते हैं कि मैं मेरा वेट, क्या उसको मेजर किया जा सकता है? यस, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आ रही है बात भाई? टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, 23 डिग्री, 25 डिग्री, यस, वो भी तो फिजिकल क्वांटिटी है भाई। लेंथ को मेजर किया जा सकता है, यस। डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, यस। टाइम वगैरह हो गया, टेम्परेचर, सब चीजें हो गई। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, और सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर भी कैसे करते हैं वो सारी चीज हम यहां पर इस चैप्टर में देखेंगे। तो भाई आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर बेसिक्स पे बात करेंगे कि भाई मेजरमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई मेजरमेंट होता क्या है। उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डीपली, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद एरिया क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद डेंसिटी क्या होती है उसको समझेंगे, और उसके बाद स्पीड को समझेंगे। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डे टू डे लाइफ में हम सबको भाई, हमें पता भी नहीं है लेकिन हमें बहुत ज्यादा काम आ रही है। ठीक है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज, और इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाए ये भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है कि भाई मेजरमेंट क्या है? व्हाट इज मेजरमेंट? यहां पर व्हाट इज मेजरमेंट? तो भाई मेजरमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। चलो भाई, तुम गए मार्केट में, भिंडी लेने गए, तुम लोग क्या लेने गए? भिंडी लेने गए। तुमने भाई सब्जी वाले को बोला कि भैया मुझे 1 किलो भिंडी चाहिए। क्या बोला तुमने सब्जी वाले को? कि भैया मुझे 1 किलो भिंडी चाहिए। तो सब्जी वाला क्या करेगा? सब्जी वाला लेगा ये बीम बैलेंस। क्या लेगा? बीम बैलेंस। तो भाई मुझे एक बात बताओ, क्या हाथ में पकड़ के कभी समझ में आएगा कि भाई भिंडी 250 ग्राम है, या भिंडी आधा किलो है, या भिंडी 1 किलोग्राम है? कभी पकड़ के हाथ में लेके समझ में आता है? नहीं समझ में आता, उसको मेजर करना पड़ता है। तो मेजर, जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तब एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं? देखो, थोड़ा अपनी ही एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, कर क्या रहे हैं हम। जब भी मेजरमेंट होता है, ठीक है, तब सबसे पहले एक साइड पे
एक साइड पे अगर हमें 1 केजी, अगर हमें 1 किलोग्राम भिंडी चाहिए तो भाई एक साइड पे 1 किलोग्राम का स्लैब रखा जाएगा। सबसे पहले वो चीज रखी जाएगी जिसका वेट ऑलरेडी 1 किलोग्राम है और हमें पता है। तो एक साइड पे एक ऐसा स्लैब रखा जाएगा जिसका वेट, जिसका मास ऑलरेडी 1 केजी है। और दूसरे साइड पे हम क्या रखेंगे, और दूसरे साइड पे हम रखेंगे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारा जो भी सब्सटेंस है, जो भी हम लेने जा रहे हैं, जैसे भिंडी लेने जा रहे हैं तो फिर भिंडी रखेंगे यहां पर। तो जब दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी कि भाई ये भी 1 केजी है और जब भिंडी और 1 केजी का स्लैब जब दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, हम कंपेयर करेंगे भाई, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि भाई 1 केजी का स्लैब है, अब धीरे धीरे इसमें भिंडी डाली, ठीक है, इसमें पहले हमने 1 केजी का स्लैब रख दिया, ये नीचे चला गया, इसमें हमने भिंडी ऐड करना शुरू किया, तो धीरे 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 ये ऐसे आएगा। तो जब दोनों चीजें बैलेंस हो गई, दोनों चीजें बैलेंस हो गई, तब हमें पता चल गया कि हाँ यहां पर भिंडी 1 किलो हो गई। तो यहां पर हमने किया क्या मेरे भाई, क्या किया, हमने मेजरमेंट में हमने कंपैरिजन किया। हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। समझ में आ रही है बात कि भाई भिंडी का वेट, भिंडी का मास और ये 1 केजी स्लैब का मास जब सेम हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि भाई जो हमारे पास भिंडी है वो भी 1 केजी है। तो मेजरमेंट जब भी हम कुछ करते हैं, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो एक्चुअली में हम उस चीज को मेजर करते वक्त हम उसको ऑलरेडी नोन, मतलब किसी चीज से, राइट, क्वांटिटी से हम उसको कंपेयर करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी भाई हमारी भिंडी होगी, ठीक है, अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमें पता है कि ये स्लैब 1 केजी का ही है और इससे हम भिंडी का मास कंपेयर करेंगे। समझ में आ रही है बात। सो मेजरमेंट इज नथिंग, इज जस्ट अ कंपैरिजन, इज जस्ट अ कंपैरिजन विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड, ऑफ अ सेम काइंड, सेम टाइप का। समझ में आ रही है बात। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो भाई जैसे एग्जांपल यहां पर दिया है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ टेबल यूजिंग मीटर स्केल। तो भाई हमें टेबल की लेंथ तो पता नहीं है, लेकिन हमें मीटर स्केल में पता है ना कि इतना है तो भाई 60 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर हो गया, 60 इंचेस हो गया, इतना है तो भाई 90 हो गया, इतना है तो 100 हो गया। फिर उसको टेबल से कंपेयर करके हम टेबल की लेंथ को मेजर करेंगे, हम टेबल की लेंथ को मेजर करेंगे। तो भाई टेबल की जो लेंथ है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्केल से। तो मेजरमेंट इज नथिंग, इज जस्ट अ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया। चलो भाई, तो यहां पर एक चीज हमें समझनी है, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हमने हमारा वेट या हमारा मास हम कहे, हमने मेजर किया वेइंग मशीन पे कि भाई मेरा वेट या मेरा मास आ रहा है 70 किलोग्राम्स। कितना आ रहा है, 70 किलोग्राम्स। तो यहां पर जो नंबर है ना, यहां पर ये 70 जो नंबर है ना, उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। और ये जो किलोग्राम्स है ये क्या है मेरे भाई, ये है यूनिट, ये है यूनिट। ये जो किलोग्राम्स है ये यूनिट है, राइट। और जो स्टैंडर्ड यूनिट्स की सिस्टम है उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। सिस्टम है इंटरनेशनल, सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, उसको हम कहेंगे एसआई यूनिट, राइट। तो यहां पर अगर हमने लिखा कि भाई 70 केजी की भाई मेरा वेट या मेरा मास है 70 केजी, 70 किलो मेरा मास है, ठीक है। तो जो नंबर है, नंबर को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, और ये जो यूनिट है और दूसरी चीज ऑब्वियसली यूनिट है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड के मीनिंग को थोड़ा डीपली समझे तो भाई मैग्नीट्यूड है क्या। चलो भाई, मैग्नीट्यूड, द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन अ क्वांटिटी, नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड। मतलब यहां पर यूनिट कौन सा है, यहां पर 70 केजी में यहां पर यूनिट है केजी। तो मेरे अंदर कितने किलोग्राम्स भरे पड़े हैं, अगर मेरा वेट 70 है तो मेरे अंदर कितने किलोग्राम्स भरे पड़े हैं, तो मेरे अंदर 70 किलोग्राम्स भरे पड़े हैं। समझ में आ रही है बात, ये मेरे अंदर 70 किलोग्राम्स है। 1 केजी मेरे अंदर 1 केजी मेरे अंदर 70 टाइम्स है। तो ये जो नंबर है ना 70, उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड। 1 केजी मेरे अंदर कितनी बार भरा पड़ा है, 70 बार, 70। सो दैट नंबर इज मैग्नीट्यूड, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे। नाउ
बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, जैसे लेंथ हो गया। लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, चाहे वो सीधी लाइन हो या ना हो, तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे लेंथ, राइट। तो भाई लेंथ या डिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा काम आता है कि भाई एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है। फिर कपड़े बनाने के टाइम पे भी तो मतलब ये क्वांटिटी काम आती है कि भाई वो टेलर रहा है, चिड़ो जल्दी लिख, गला इतना, हाथ इतना, बाजुए इतनी, समझ में आ रही है बात। सो देन मास मतलब हो गया वजन। मास मींस व्हाट? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर भरा पड़ा है उसको हम कहेंगे मास, उसको हम कहेंगे मास। समझ में आ रही है बात। जैसे अभी अभी इस ग्लास का मास काफी कम है, अगर मैं इसमें पानी भर दूंगा तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर मैटर बढ़ जाएगा। सो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर भरा पड़ा है, उस चीज को, उस क्वांटिटी को हम कहेंगे मास। और मास के लिए यूनिट क्या है? किलोग्राम्स। मास के लिए ऐसा यूनिट है किलोग्राम्स, एंड लेंथ के लिए ऐसा यूनिट है मीटर। देन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? टाइम के लिए अलग अलग यूनिट्स हम यूज करते हैं, राइट। आवर, मिनट्स, सेकेंड, डेज, ईयर, व्हाटएवर। सो टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। देन टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई चीज कितनी ठंडी है या कोई चीज कितनी गर्म है, या कोई चीज किसी और चीज की कंपैरिजन में कितना गर्म है या कितना ठंडा है। समझ में आ रही है बात। तो उसको हम कौन सी क्वांटिटी से मेजर करेंगे? उसके लिए हम स्केल यूज करेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। मेजरली हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट उसका है केल्विन, जिसको हम थर्मोमीटर वगैरह से मेजर करते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले अब यहां पर सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे, जो कि है वॉल्यूम, जो कि है वॉल्यूम। सिक्स क्लास में तुम सबने पढ़ा है व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई चीज जिसका थोड़ा बहुत वजन हो और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जो थोड़ी जगह को रोके, राइट। तो व्हाट इज वॉल्यूम? कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, उसी चीज को हम कहते हैं वॉल्यूम, उसी चीज को कहते हैं हम वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर हमारी बुक में भी एग्जांपल दिया है कि भाई एक मैचस्टिक का बॉक्स है और एक ईंट है, एक ब्रिक है, तो कौन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो भाई ब्रिक ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो भाई ब्रिक का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ब्रिक का वॉल्यूम ज्यादा होगा। सीधी बात है, जितनी ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा वॉल्यूम। कोई भी चीज या किसी भी चीज के अंदर कितनी ज्यादा स्पेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी चीज को हम कहेंगे मेरे भाई वॉल्यूम। जैसे यहां पर तुम्हारा क्लासरूम हो गया और यहां पर तुम्हारा स्कूल का हो गया असेंबली हॉल, तो कौन सी जगह पर स्पेस ज्यादा है? क्लासरूम में स्पेस कम है, असेंबली हॉल में स्पेस ज्यादा है, तो असेंबली हॉल का वॉल्यूम हो गया ज्यादा, असेंबली हॉल का वॉल्यूम हो गया ज्यादा। सो व्हाट इज वॉल्यूम? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही हो गया वॉल्यूम। जैसे चलो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, पानी को हम इसमें भी भर सकते हैं बॉटल में, पानी को हम इस ग्लास में भी भर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। लेकिन कौन से कंटेनर के अंदर, कौन से कंटेनर के अंदर पानी के लिए ज्यादा स्पेस है? इसके अंदर पानी के लिए ज्यादा स्पेस है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। सिंपल सी बात है। चलो भाई, चलो आगे बढ़ेंगे, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, या हम उसको सिंपली कह सकते हैं मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कोई चीज कितनी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह रोक रहा है, राइट। उसका यूनिट, उसको मेजर किस यूनिट के साथ करेंगे? उसको मेजर करेंगे हम क्यूबिक मीटर के साथ, दैट इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब क्या है? मीटर क्यूब का मतलब क्या है? यहां पर मीटर क्यूब का मतलब है कि एक ऐसे क्यूब का वॉल्यूम, एक ऐसे क्यूब, क्यूब मतलब हमें पता है कि भाई जिसके मतलब साइड्स सारे जिसकी लेंथ सेम होती है, राइट। स्क्वायर मतलब उसके फेसेस स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। सो
क्यूबिक मीटर मतलब क्या कि एक क्यूब है जिसके साइड्स है 1 मीटर के, जिसके साइड्स है 1 मीटर के। तो ऐसे क्यूब का वॉल्यूम, ऐसे क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम का कैसे क्यूब का जिसके साइड्स कितने हैं 1 मीटर के हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर? अ क्यूब विथ ईच साइड इक्वल टू 1 मीटर हैज वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, हैज वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब। तो भाई किसी भी चीज का हमें वॉल्यूम चाहिए कि भाई वो चीज कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है 3D। वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए 3D, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, उसमें 3 डायमेंशन होनी चाहिए। लेंथ, लेंथ यहां पर ब्रेड्थ हो गई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला देखें क्यूब का वॉल्यूम, राइट, सो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट और तीनों इक्वल रहते हैं, तो साइड का क्यूब, साइड्स का क्यूब, यहां पर सारी साइड्स है 1 मीटर की। सो क्यूबिक मीटर का मतलब है एक ऐसे क्यूब का वॉल्यूम, एक ऐसे क्यूब का वॉल्यूम जिसकी साइड है 1 मीटर की, जिसकी साइड है 1 मीटर की। सो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो ये एक यूनिट हो गया किसका, वॉल्यूम का, ये एक यूनिट हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम का एक छोटा यूनिट भी हो सकता है, राइट। मीटर मतलब 1 मीटर मतलब काफी लंबा होता है, राइट। जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, अगर इसको हमें मेजर करना है तो मीटर क्यूब, अगर इसका वॉल्यूम हमें मेजर करना है तो मीटर क्यूब, ये जो यूनिट है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो छोटे यूनिट्स भी चाहिए। सो व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स फॉर दिस वॉल्यूम? तो वॉल्यूम के स्मॉलर यूनिट्स है सेंटीमीटर क्यूब, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। उसका मीनिंग भी सेम है। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है? एक ऐसा क्यूब, एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड्स है 1 सेंटीमीटर की, जिसकी साइड्स है 1 सेंटीमीटर की, उसका वॉल्यूम। सो द क्यूब विथ ईच साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हैज वॉल्यूम ऑफ 1 cubic meter, 1 cubic meter, 1 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर, that is 1 cubic centimeter, sorry 1 cubic centimeter। तो यहां पर ये हो गया स्मॉलर यूनिट, ये हो गया स्मॉलर यूनिट फॉर वॉल्यूम, ये हो गया स्मॉलर यूनिट फॉर वॉल्यूम। अब यहां पर हमें वॉल्यूम के दो यूनिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो भाई 1 मीटर क्यूब क्या है? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। और हमें पता है, और हमें पता है कि भाई 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 मीटर की जगह हम लिखेंगे, 1 मीटर की जगह हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू टोटल 6 शून्य होंगे, 6 जीरोस होंगे, सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कितना हो गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 रेज टू पावर 6 मतलब अगर 10 को 10 से ही 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, सो 10 रेज टू पावर 6 मतलब एक के पीछे कितने शून्य आएंगे, 6, एक के पीछे कितने जीरोस होंगे, 6। समझ में आ रही है बात? सो अब यहां पर, अब यहां पर देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आया, ये हमने यहां पर समझ लिया। तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 10 लाख को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि एक के पीछे कितने जीरोस है, एक के पीछे 6 जीरोस है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही है बात? सिंपल चीज है। अब यहां पर हमने
वॉल्यूम के दो यूनिट्स देख लिए, मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर एक चीज देखो, थोड़ी प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं। चलो भाई, ये चीज से रिलेटेड है। हाँ भाई, अब देखो ये बॉटल, इस बॉटल में वाटर के लिए कितनी स्पेस है? इस बॉटल में वाटर के लिए कितनी स्पेस है? कितनी स्पेस अवेलेबल है इस बॉटल में वाटर के लिए? उसको भी तो हम वॉल्यूम कहेंगे, राइट? वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस। तो भाई इसमें, इसके अंदर कितनी स्पेस है पानी के लिए? इसके अंदर पानी के लिए कितनी स्पेस है? तो भाई जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विड्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विड्स, जब लिक्विड्स के वॉल्यूम की बात करेंगे तब हम एक अलग यूनिट यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं लीटर्स, जिसको हम कहते हैं लीटर्स। अब लीटर का और ये क्या बोलते हैं मीटर क्यूब का, सेंटीमीटर क्यूब का कुछ रिलेशन है या नहीं है? ठीक है, वॉल्यूम है। तो भाई लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो मेनली हम लीटर्स में मेजर करते हैं, लीटर्स या मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं, और मिलीलीटर्स और लीटर्स का सेंटीमीटर क्यूब से क्या रिलेशन है वो देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लिक्विड्स का वॉल्यूम। चलो अब यहां पर देखो कि भाई इस बीकर में कितना वाटर है? 1000 ml। इस बीकर में वाटर है 1000 ml, मींस 1 लीटर। कितना? 1 लीटर, 1 लीटर, राइट? अब 1 लीटर पानी कितने में समा रहा है? अब यहां पर ये क्यूब देखो, ये ग्लास क्यूब है। ये क्या है? ग्लास क्यूब है। अब 1 लीटर का मैं तुम्हें मीनिंग समझा रहा हूं। 1 लीटर का मीनिंग क्या है एक्चुअली में? समझो कि ये ग्लास क्यूब है जिसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर, जिसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब की साइड्स थी 10 सेंटीमीटर, राइट? तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बीकर में समझो, या तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना पानी समाएगा, ध्यान से सुनना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के एक कंटेनर में जितना पानी समाएगा उतना पानी होगा 1 लीटर, उतना पानी होगा 1 लीटर। सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस, सीधा। समझ में आ रही है बात? यहां पर देखो एक क्यूब है जिसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया? इस क्यूब का वॉल्यूम हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जितना पानी समा पाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जितना पानी समा पाएगा उतने ही पानी को हम कहेंगे 1 लीटर, या उतने ही लिक्विड को हम कहेंगे 1 लीटर। सो सिंपली हम एक रिलेशन समझ सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही है? वैसे ही अगर मिलीलीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर कोई कंटेनर का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर एक छोटा सा कंटेनर है, समझो कि यहां पर एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, जिसकी साइड्स है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना पानी समाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंटेनर में जितना पानी समाएगा उतना पानी कितना होगा, उतना लिक्विड कितना होगा? वो होगा 1 मिलीलीटर। कितना होगा? 1 मिलीलीटर। या तो अगर किसी कंटेनर की कैपेसिटी है 1 मिलीलीटर, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा? सीधी सी बात है 1 सेंटीमीटर क्यूब। उल्टा अगर हम दूसरा केस ले ले कि अगर किसी कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है, अगर किसी कंटेनर की कैपेसिटी है 1 लीटर तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही रिलेशन है, राइट? कि भाई लिक्विड्स के वॉल्यूम में हम लीटर्स को यूज करते हैं ना, तो लीटर का मतलब क्या है भाई? लीटर का मतलब है कि भाई कितना लिक्विड
लिक्विड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यहां पर लिक्विड के वेट या लिक्विड के मास की बात नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, राइट। लीटर्स को ना काफी सारे केसेस में मास से कंपेयर कर दिया जाता है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। तो यहां पर ये रिलेशन हमें समझ में आ गया कि 1 लीटर अगर वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं कि इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर, मतलब वो वॉल्यूम कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और हम बोल सकते हैं कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो भाई उसमें कितना पानी समाएगा 1 लीटर। सेम इन द केस ऑफ मिलीलीटर कि अगर किसी कंटेनर का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर किसी कंटेनर का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब तो उसमें 1 ml पानी समाएगा, या तो उसमें जितना पानी समाएगा वो होगा, उसको बोलेंगे हम 1 मिलीलीटर। समझ में आ रही है बात? यस। चलो भाई, चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं हम लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। एक सबसे बढ़िया जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है वो है मेजरिंग सिलेंडर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। जिसमें यहां पर मेजरमेंट्स दिए गए, जैसे यहां पर हो गया 20 ml, 40 ml, 60 ml, देन 80 ml, राइट। यहां पर 20 ml, तो 20 ml को क्या मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकता हूं, यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो यहां पर ये हो गए मेजरिंग सिलेंडर्स, और दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास मेजरिंग बीकर्स। दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास इस टाइप के मेजरिंग बीकर्स। दोनों से हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ज्यादा एक्यूरेट कौन है? एक्यूरेसी में टॉप पे है कौन? मेजरिंग सिलेंडर्स। मेजरिंग सिलेंडर्स का फायदा क्या है, देखो। जैसे यहां पर एक मेजरिंग सिलेंडर है, समझो यहां पर एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 ml, ठीक है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 ml, मतलब इसमें से तुम 40 ml भी निकाल सकते हो, इसमें से तुम 30 ml भी मेजर कर सकते हो, इसी सिलेंडर में तुम 20 ml भी मेजर कर सकते हो, इसी सिलेंडर में तुम 10 ml भी मेजर कर सकते हो, इसी सिलेंडर में अगर तुम चाहो तो 25 ml भी मेजर कर सकते हो। दूसरा केस, फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वाले अगर इस मेजरिंग सिलेंडर की कैपेसिटी है 500 ml, मतलब इसमें तुम 100 ml भी मेजर कर सकते हो, इसमें तुम 150 ml भी मेजर कर सकते हो, इसमें तुम 200 मिलीलीटर्स भी मेजर कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? 0 to 100, 100 to 200, मतलब यहां पर अलग अलग वॉल्यूम हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल मेजरिंग सिलेंडर, और यहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, राइट। अगर 500 ml का मेजरिंग सिलेंडर है तो उसकी हेल्प से हम 100 ml पानी भी मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। अगर 500 ml का सिलेंडर है तो उसमें से हम 400 ml पानी भी मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक्यूरेटली, बिना गलती किए। लेकिन अगर हम मेजरिंग बीकर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल तुम लोग समझो कि ये बीकर है, इसकी कैपेसिटी है, इसका वॉल्यूम है 500 ml, इसका वॉल्यूम है 500 ml। तो भाई ये बीकर कैसे काम करेगा? सिंपली तुम्हें उस बीकर को लिक्विड में डिप करना है और बीकर को निकालना है। बीकर के ऊपर तक पानी या बीकर के ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ होना चाहिए, तब जाके वो होगा 500 ml। अगर बीकर का वॉल्यूम है 500 ml, मतलब जब तक लिक्विड पूरा भरा नहीं होगा, जब तक, या तो हम बोल सकते हैं जब लिक्विड पूरा बीकर के अंदर भर जाएगा तब उसकी कैपेसिटी होगी, तब उसका वॉल्यूम होगा 500 ml। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि एक बीकर से, फॉर एग्जांपल इस बीकर की कैपेसिटी अगर 500 ml है तो इसमें से हम 500 ml लिक्विड ही निकाल सकते हैं। अगर 500 ml वाले बीकर की हेल्प से अगर तुम्हें 100 ml निकालना है तो भाई तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके लिए मेजरमेंट से नहीं है। तो ये जो चीजें है ना, मेजरिंग बीकर्स वगैरह, ये दूध वाले के इधर काम आती है, क्योंकि वहां पर फिक्स है, या तो वो 100 ml का दूध देगा, या तो वो 200 ml दूध किसी को दे सकता है, या तो मतलब 500 ml किसी को दे सकता है, या तो पूरा का पूरा 1 लीटर दे सकता है। समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्ट उसको क्या करना है, डिप करके उसको निकालना ही है। पूरा बीकर फिल हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 लीटर मिल्क चाहिए तो बीकर को डुबाया दूध में, निकाला बाहर, बीकर पूरा भरा हुआ है, मतलब ये मिल्क है पूरा 1 लीटर, उसको डाल के दे दिया, जा बेटा ले जा। सेम इन द केस ऑफ दिस बीकर्स। इस टाइप के बीकर तुम लोगों ने देखे होंगे कहां पर? पेट्रोल पंप पे, राइट। पेट्रोल पंप पे इस टाइप के बीकर्स होते हैं, 5 लीटर का हो गया, 2 लीटर का हो गया, 1 लीटर का हो गया। तो यहां पर जब तक तुम ऊपर तक नहीं भरोगे
जब तक तुम ऊपर भरोगे तब तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा 5 लीटर्स। तो अगर 5 लीटर का है बीकर तो इसमें से तुम 2 लीटर नहीं निकाल सकते, इसमें से फिक्स है 5 लीटर ही एक्यूरेटली तुम निकाल पाओगे। तो भाई वॉल्यूम को मेजर करने के लिए दो चीजें हो गई, मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजरिंग बीकर, और दोनों का यूज तुम्हें समझ में आ चुका होगा। सिंपल है भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से चलो भाई हम देखते हैं कि भाई मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कैसे करें। अब यहां पर ध्यान से देखना, मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ना वो मेनली ग्लास का बना होगा या तो प्लास्टिक का बना होगा। समझ लो मेनली ग्लास का बना हुआ होता है लैब में, ठीक है। जब उसमें तुम पानी या कोई लिक्विड डालोगे ना तो ऐसा कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसा कर्व बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तब जाके ऐसा कर्व बन जाएगा जब भी तुम लिक्विड डालोगे। अब यहां पर जब कर्व बन गया है, अब तुम देखो इस कर्व में जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। ये कर्व को बोलते हैं हम मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? इस कर्व को बोलते हैं हम, इस कर्व को हम बोलते हैं मेनिस्कस। तो भाई तो अब ये तो कर्व है, तो इसमें से हम कौन सी रीडिंग को एक्यूरेट माने? ये ऊपर जो टच कर रहा है वो या नीचे जो टच कर रहा है वो? तो यहां पर जब भी हमें लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, सबसे पहली चीज आंख कहां रखोगे तुम लोग? एकदम जहां पर लिक्विड है वहीं पे। अगर यहां से देखोगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा, अगर यहां से देखोगे तो भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। एकदम स्ट्रेट लाइन में तुम्हें देखना है, ठीक है। दूसरा, यहां पर मिनिस्कस है भाई, यहां पर कर्व है, यहां पर मिनिस्कस है, तो ऊपर वाला कंसीडर करोगे या नीचे वाला कंसीडर करोगे? तो तुम्हें कौन सा कंसीडर करना है? लोअर मिनिस्कस, ठीक है। यहां पर लोअर मिनिस्कस जहां पर टच कर रहा है वो है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो यहां पर ऊपर वाला तो 21 को टच करते हुए दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला कहीं ना कहीं 20 को टच कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम हो सकता है 20 ml। कितना हो सकता है मेरे भाई? 20 ml। समझ में आ गई बात? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। रेगुलर सॉलिड्स मतलब ऐसे सॉलिड्स जिसके रेगुलर शेप है, तो उनके वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे किया जाए? तो जो रेगुलर शेप्स है ना, जैसे हो गया क्यूब, हो गया क्यूबॉइड, हो गया स्फीयर, हो गया सिलेंडर, हो गया कोन, हो गया, इनका वॉल्यूम मेजर करना बड़ा ही सिंपल है। इनके लिए बस हमें कुछ फॉर्मूलाज चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। जैसे अगर क्यूब का हमें वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली साइड्स का क्यूब निकालना है। हमें क्या करना है? साइड्स का क्यूब, सारी साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अगर एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सिंपल। दूसरा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, सो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड के लिए। दूसरा, अगर स्फीयर है, गोला, स्फीयर 3D स्ट्रक्चर है सारे, अगर स्फीयर है, ठीक है, अगर स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है हमें, अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई जिसकी वैल्यू हमें पता है 22/7 या 3.14, राइट। तो एंड आर इज रेडियस, आर इज रेडियस, ये हो गई रेडियस स्फीयर की। सेम इन द केस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर इज रेडियस, इस सिलेंडर में भी सर्कुलर पार्ट है तो उसकी रेडियस, एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइट। So volume of cylinder, that is pi r square h, and volume of cone, volume of cone, cone का वॉल्यूम क्या है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो गया सिंपल फॉर्मूलाज हो गए, ये सिंपल फॉर्मूलाज हो गए किस चीज के लिए? अगर हमें किसी रेगुलर सॉलिड का या एक ऐसा सॉलिड जिसका शेप रेगुलर है, अगर उसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल हम फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, अगर उनका शेप ऐसा परफेक्ट है। लेकिन अगर परफेक्ट शेप नहीं है भाई, एक एक अंडचंड एक पत्थर लेके आ जाओ, ठीक है। जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है भाई? ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। ये परफेक्ट शेप है यार, तो ये हो गया रेगुलर सॉलिड, ये हो गया रेगुलर सॉलिड। अगर मैं
कोई दूसरी चीज लेके आ जाऊं, फॉर एग्जाम्पल, रुको है मेरे पास, मैं निकालता हूं। अगर चलो भाई ये चाबी का गुच्छा, कोई शेप है बताओ, कोई एक शेप है इसका, तो इसका शेप हो गया इरेगुलर शेप। इसका शेप कैसा हो गया? इरेगुलर। तो एक इरेगुलर सॉलिड का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें समझना है कि भाई, अब हमें समझना है कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट, अगर कोई सॉलिड इरेगुलर शेप में है तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। उसकी प्रोसेस भी सिंपल है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। चलो भाई, जैसे ये पत्थर है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, अंडरस्टैंड, कुछ भी शेप है, तो हमें क्या करना है, एक बीकर में लेना है हमें पानी। बीकर नहीं, यहां पर क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। एक मेजरिंग सिलेंडर में लिया हमने पानी। तो इनिशियल रीडिंग कितनी है भाई, जब हमने पानी लिया है सिर्फ, इनिशियल रीडिंग है 30 ml। इनिशियल रीडिंग है 30 ml, या तो हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर क्यूब, या तो हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम कह सकते हैं V1, इसको हम कह लेते हैं V1, वॉल्यूम 1। उसके बाद हमने इस पत्थर को पानी में डाला। जब हमने पत्थर को पानी में डाला तो जो पत्थर है उसका भी तो वॉल्यूम है, वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मेजरिंग सिलेंडर में जाके पत्थर पानी को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा, ठीक है। तो पत्थर भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। पत्थर बोलेगा ए चलो हटो हटो हटो, आई एम कमिंग। तो जैसे ही तुमने पत्थर को मेजरिंग सिलेंडर में डाला, तो जितनी स्पेस पत्थर ने ऑक्यूपाई की, उतना ही वाटर यहां पर डिस्प्लेस हुआ, उतना ही वाटर ऊपर गया। तुम लोगों ने वो बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि भाई एक कौवे को प्यास लगी थी, जग में पानी था, उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसने क्या किया, बाजू से कंकड़ उठा के वो जग में डालने लगा, तो पानी का लेवल ऊपर आया। वैसे ही जैसे ही तुम यहां पर पत्थर डालोगे पानी के अंदर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो भाई इस पत्थर का भी वॉल्यूम है, ये पत्थर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो पानी के अंदर जाके भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहां पर पहले पानी था, अब वहां पर पत्थर आ चुका है, तो अब पानी कहां जाएगा, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आएगा। तो अब यहां पर एक बेसिक प्रिंसिपल, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझनी है कि कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितनी स्पेस, जितना वॉल्यूम इस पत्थर का होगा, उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। जैसे यहां पर हम समझते हैं, इनिशियल रीडिंग कितनी थी, वॉल्यूम 1 था हमारा 30 ml या 30 सेंटीमीटर क्यूब। हमने पत्थर डालने के बाद ये आ गया वॉल्यूम 2, V2, जिसको हम बोल सकते हैं V2। वॉल्यूम 2 कितना आ गया, 40 ml, या हम कह सकते हैं 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर देखो, इनिशियल रीडिंग थी 30 ml, पत्थर डालने के बाद वाटर डिस्प्लेस हुआ, 30 ml से वो आ गया 40 ml पे, मतलब यहां पर 10 ml ज्यादा ऊपर आ गया। तो अगर हम सिंपल एक फॉर्मूला लगाए कि भाई, अगर इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं, तो एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि V2 माइनस V1। V2 क्या है, उसको पानी में डालने के बाद का वॉल्यूम, और V1 क्या है, सिर्फ पानी का वॉल्यूम। तो यहां पर हमारा V2 है 40 ml और V1 है 30 ml, तो यहां पर आंसर आ गया 10 ml। तो भाई इस पत्थर का वॉल्यूम कितना है, 10 ml, लेकिन पत्थर तो सॉलिड है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, 10 ml को सिंपली हम बोल देंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है। एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम व्हेन कंप्लीटली इमर्स। जब ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा, लिक्विड में डूब जाएगा, तब वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। यहां पर कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, यहां पर 10 ml वाटर डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इस पत्थर का वॉल्यूम भी कितना है, 10 ml है, मतलब इस पत्थर का वॉल्यूम हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली तुम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भाई फाइनल रीडिंग V2 माइनस इनिशियल रीडिंग V1, सो 40
-30, so 40 -30 that is 10 ml, that is 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस हिसाब से अगर तुम्हारे पास कोई भी इरेगुलर सॉलिड है या ऐसा सॉलिड जिसका इरेगुलर शेप है इसकी तरह, तो उसका तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर वॉल्यूम की कहानी होती है खत्म, अब होती है एरिया। एरिया, ये अपन का इलाका तो वही अपना एरिया है। सो व्हाट इज एरिया? एरिया क्या है? कुत्तों का भी एरिया होता है कि नहीं होता? राइट, कुत्ते भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं। अगर एक कुत्ता दूसरे के एरिया में चला जाएगा तो फिर भाव 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 बवाल हो जाएगा, और वो हर रात को होता है। हर रात को एक कुत्ता किसी दूसरे के एरिया में जाने का प्रयास करता है। ठीक है, व्हाट इज एरिया? द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। ये सिंपल डेफिनेशन है, एक सिंपल डेफिनेशन है। क्या है मीनिंग? समझो, समझो कि ये टेबल है, समझो कि ये टेबल है। यहां पर हमने रखी एक बुक, यहां पर इस टेबल पे, इस टेबल के ऊपर हमने रख दी है एक बुक। तो ये बुक कितनी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो ये जब हमने बुक रखी तो ये बुक इतनी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हो गया एरिया ऑफ दैट बुक। ये हो गया एरिया, एरिया ऑफ दैट बुक। समझ में आ रही है बात? अगर मैं किसी जगह पर बैठ जाऊं तो मैं कितनी सरफेस को रोक के बैठा हूं, मैं जितनी सरफेस को रोक के बैठा हूं वो हो गया मेरा एरिया। अगर मैं लेट जाऊं, अगर मैं लेट जाऊं तो मैं ज्यादा सरफेस को कवर कर रहा हूं, तो अब मेरा एरिया बढ़ गया। समझ में आ रही है बात? सो व्हाट इज एरिया? एरिया इज द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी चीज को हम कहेंगे एरिया। तो भाई यहां पर देखो, ये ढक्कन, ढक्कन का एरिया कम है, पीछे बेस का एरिया ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, सरफेस ऑक्यूपाई करेगा। ये अगर उसको उल्टा रख दूंगा तो ये थोड़ी कम सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको मैं ऐसे रख दूंगा तो ये ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है। राइट, चलो भाई, तो ये हो गया बेसिक मीनिंग ऑफ एरिया। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है? एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब यहां पर हम टू डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ टू डायमेंशंस हो गए, तीसरा डायमेंशन हाइट नहीं है। एरिया में सिर्फ दो डायमेंशंस है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। जैसे यहां पर एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर मतलब एक ऐसे स्क्वायर का एरिया, मीटर स्क्वायर मतलब एक ऐसे स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड्स है 1 मीटर, जिसकी साइड्स है 1 मीटर। स्क्वायर की साइड्स है 1 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, और यही 1 मीटर स्क्वायर, या सिंपली हम बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एरिया। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एरिया। एरिया मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर अगर मैंने किसी कोन को ऐसे उल्टा रख दिया बैलेंस करके, तो यहां पर सरफेस पे ये कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैंने उसको सीधा रख दिया, अगर मैंने उसको सीधा रख दिया तो ये ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रही है बात? ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा। सो एरिया इज सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो चलो भाई, यहां पर एरिया का ऐसा यूनिट भी समझ में आ गया कि ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब एक ऐसे स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड्स है 1 मीटर। सो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। लेकिन देखो मीटर स्क्वायर क्या है? मीटर स्क्वायर सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहां पर बनाऊं, अगर मैं यहां पर बनाऊं तो 1 मीटर तकरीबन इतना, इतनी लेंथ हो सकती है। 1 मीटर इतनी लेंथ हो सकती है। राइट, मीटर स्क्वायर मतलब 1 मिनट, 1 मीटर कितनी लेंथ हो सकती है? 1 मीटर मतलब तकरीबन इतना, कितना, ऑलमोस्ट इतना। राइट, एक अंदाज से ऑलमोस्ट इतनी लेंथ हो सकती है 1 मीटर। समझ में आ रही है बात? इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूं, ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, अब यहां पर, अब यहां पर 1 मिनट, ये हो गया 1 मीटर। अब यहां पर 1 मिनट,
ये हो गया 1 मीटर। अब अगर मैं दूसरी लाइन यहां से बनाऊं 1 मीटर की, राइट, और इसका एक पूरा स्क्वायर बना दूं, इसका मैं एक पूरा स्क्वायर बना दूं, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया। क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर मैं इसका एक पूरा स्क्वायर बना दूं अंदाज से कि भाई इतना एक 1 मीटर हो सकता है, इतना 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इतना एरिया जितना तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है ये हो गया सकता है 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब तुम समझो, हमें किसी शहर का हमें किसी शहर का एरिया मेजर करना है, हमें एक बहुत बड़े ग्राउंड का एरिया मेजर करना है, हमें एक बहुत बड़े खेत का एरिया मेजर करना है, तो क्या ये मीटर स्क्वायर वाला जो यूनिट है ये थोड़ा छोटा नहीं पड़ जाएगा? मीटर स्क्वायर तो इतना ही होता है, ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स 1 मीटर की है, जिसकी साइड्स 1 मीटर की है, तकरीबन इतना। तो भाई जो 1 मीटर स्क्वायर यूनिट है वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा बड़ी चीजों के लिए, तो हमें कुछ बड़े यूनिट्स चाहिए। तो चलो हम कुछ लार्जर यूनिट्स डिस्कस करते हैं, किसके? एरिया के। चलो भाई, लार्जर यूनिट्स ऑफ एरिया। सबसे पहले 1 आर। 1 आर, 1 आर का मतलब क्या है? ठीक है, ये भी एक लार्जर यूनिट है किसका? एरिया का। 1 आर मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स है 10 मीटर, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स है 10 मीटर। अगर एक स्क्वायर की साइड्स है 10 मीटर, अगर एक स्क्वायर की साइड्स है 10 मीटर, सो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर, दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। सो 1 आर, सो 1 आर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। 1 आर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। ये एक यूनिट हो गया किसका? लार्जर यूनिट हो गया किसका? एरिया का। एक ऐसा स्क्वायर कंसीडर करना है, अ स्क्वायर विथ साइड्स ऑफ 10 मीटर एंड 10 मीटर, तो उसका एरिया हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। सो 1 आर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। दूसरा एक यूनिट देखते हैं, बहुत मतलब मेजरली ये यूज होता है हेक्टर्स, राइट। प्लॉट वगैरह का एरिया मेजर करना है या खेत वगैरह का एरिया मेजर करना है, तो भाई ये हेक्टर्स यूज होता है, राइट। ऐसा यूनिट नहीं, यूनिट, लार्जर यूनिट ऑफ एरिया। हेक्टर का मतलब क्या है? हेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स है 100 मीटर एंड 100 मीटर, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स है 100 मीटर, तो भाई इसका एरिया कितना होगा? 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। सो 1 हेक्टर हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁴, 10⁴मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एक के पीछे कितने जीरोस है? 4 जीरोस है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 10⁴मीटर स्क्वायर। तो ये दूसरा लार्ज यूनिट हो गया किसका? एरिया का, हेक्टर्स। कि अगर एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स है 100 मीटर एंड 100 मीटर, तो उसका एरिया हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, और 10,000 मीटर स्क्वायर को ही हम कहेंगे 1 हेक्टर। क्या कहेंगे? 1 हेक्टर। और हमेशा एक चीज याद रखनी है, 1 हेक्टर इक्वल्स टू 100 आर। 1 हेक्टर इक्वल्स टू 100 आर। ठीक है। आर कितना था भाई? आर कितना था? आर था 1 आर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। 1 आर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि भाई 1 हेक्टर इक्वल्स टू 100 आर्स। 1 हेक्टर इक्वल्स टू 100 आर। एक आर में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 1 हेक्टर बन जाएगा, वो 10,000 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन याद रखेंगे। चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब एक और बड़ा यूनिट है किसका? एरिया का, जो कि मेजरली यूज होता है शहरों के एरिया नापने के लिए, कि भाई इस शहर का एरिया कितना है, जो कि है 1 किलोमीटर स्क्वायर। जो कि है 1 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर।
सो 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स है 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, जिसकी साइड्स है 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो 1000 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितने? 10 लाख मीटर स्क्वायर। और 10 लाख मीटर स्क्वायर को, जो कि एक के पीछे 6 जीरोस है, उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर स्क्वायर। 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, तो यहां पर एरिया का कंसेप्ट हमने यहां पर कर दिया है कंप्लीट। एरिया का कंसेप्ट यहां पर हमने किया है कंप्लीट कि भाई एरिया होता क्या है, उसके यूनिट्स कौन से हैं, और एरिया के लार्जर यूनिट्स कौन से हैं, जिसमें हमने आर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में जिसमें हमने किलोमीटर स्क्वायर के बारे में पढ़ा। चलो भाई, अब हम नई क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेंसिटी। जो कि है डेंसिटी। सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अगर इस चैप्टर का कोई है तो वो है डेंसिटी का कंसेप्ट। तो भाई डेंसिटी होता क्या है? चलो भाई, यहां पर उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। बाद में टर्म कॉइन करूंगा कि भाई हाँ, इसको डेंसिटी कहते हैं। चलो भाई, एक ये तो है, एक मैं खुद से एग्जांपल देता हूं। समझो कि क्रिकेट बॉल है। क्या है? क्रिकेट बॉल। ये है क्रिकेट बॉल, ठीक है, रेड कलर का होता है ना, रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, रेड कलर का हो गया। सेम साइज का बॉल है, सेम साइज का क्रिकेट बॉल है। ए प्रभु, सेम साइज का क्रिकेट बॉल है, ये सेम साइज का क्रिकेट बॉल है। तो भाई ये जो क्रिकेट बॉल है वो लेदर से बना हुआ होता है, राइट, चमड़े से बना हुआ होता है। समझो कि सेम साइज का बॉल है, लेकिन वो बॉल आयरन से बना हुआ है। आयरन से बना हुआ है। एक बॉल लेदर से बना हुआ है जो ओरिजिनली होता है, और सेम साइज का बॉल लोहे से बना हुआ है, आयरन से। समझो लोहे का गोला तुम फेंको, क्या हालत होगी बैट्समैन की, या क्या हालत होगी बैट की। समझ में आ रही है बात? साइज सेम है, देखो साइज सेम है, मतलब सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम इज सेम, सेम वॉल्यूम। लेकिन यहां पर सेम वॉल्यूम होने के बाद भी, सेम साइज होने के बाद भी, आयरन का जो मास है ना, आयरन का मास बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेदर बॉल, एज कंपेयर टू मास ऑफ लेदर बॉल। समझ में आ रही है बात? तो सेम वॉल्यूम है, लेकिन एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है। चलो भाई, मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो कि मैं लेके आया हूं, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। यहां पर एक दूसरी चीज देखो, यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि भाई वॉल्यूम सेम है, साइज सेम है, फिर भी मास अलग है। साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है, फिर भी एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर कि भाई 1 kg ऑफ कॉटन, 1 kg ऑफ कॉटन मतलब 1 किलो रुई, 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन, 1 kg ऑफ आयरन। अब 1 किलो लोहा कितना दिखेगा? इतना सा। 1 किलो लोहा तुम्हें इतना सा दिखेगा, लेकिन 1 किलो कॉटन तुम्हें इतना सारा मिलेगा। मतलब मास सेम है, लेकिन कॉटन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन लोहा बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ में आ रही बात? यहां पर 1 kg एक स्मॉल स्पेस में, छोटी सी स्पेस में कंसंट्रेटेड है। यहां पर 1 kg फैला हुआ है, यहां पर 1 kg फैला हुआ है। समझ में आ रही है बात? दूसरा एग्जांपल यहां पर लेना है हमें कि भाई यहां पर दो क्यूब्स है, यहां पर दोनों क्यूब्स है, सेम साइज के हैं। सेम साइज मतलब वॉल्यूम इज सेम, सेम वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम सेम है, यहां पर वॉल्यूम सेम है, यहां पर वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहां पर लोहे का जो क्यूब है ना, उसका वेट ज्यादा रहेगा। सीधी सी बात है, लोहे का जो क्यूब है उसका वेट ज्यादा रहेगा, उसका मास ज्यादा रहेगा। ये वुडन जो क्यूब है उसका मास कम रहेगा, उसका मास कम रहेगा। अगर वुडन क्यूब का मास होगा 600 ग्राम्स, तो भाई आयरन का मास होगा 7.8 किलोग्राम, 7.8 किलोग्राम्स। समझ में आ रही है बात? मतलब वॉल्यूम सेम है, मास अलग है। यहां पर मास सेम था, लेकिन वॉल्यूम अलग था। मतलब वॉल्यूम और मास, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है।
जिसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, जिसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, कि भाई एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर स्पेस में कितना मास, एक पर्टिकुलर स्पेस में या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कंसंट्रेटेड है, कितना मास कंसंट्रेटेड है, उसी चीज को हम बोलते हैं डेंसिटी। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेंसिटी। सो डेंसिटी टेल्स अस हाउ मच मास इज पैक्ड, हाउ मच मास इज पैक्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। एक गिवन स्पेस में कितना मास पैक्ड है। जैसे जैसे यहां पर इस गिवन वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में यहां पर वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसी वॉल्यूम में सेम साइज में इसमें मास ज्यादा है और इसमें मास कम है, तो इसकी डेंसिटी हम बोलेंगे इट इज मोर डेंस, इट इज मोर डेंस। मतलब इस आयरन बॉल की डेंसिटी ज्यादा है और लेदर बॉल की डेंसिटी कम है। तो तुम्हें समझ में आना शुरू हो गया होगा। डेंसिटी क्या है? इट मींस हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन अ गिवन स्पेस। समझो कि ये दोनों, समझो कि ये दोनों सेम साइज के हैं। इमेजिन करो, देखो कि ये दोनों जो क्यूब्स है, ये दोनों जो क्यूब्स है वो सेम साइज के हैं, लेकिन इस क्यूब में ज्यादा मास है और इस क्यूब में कम मास है। तो सेम साइज होके भी जिस क्यूब में ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, उसकी डेंसिटी हाई होगी, और सेम स्पेस में जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी लो होगी, उसकी डेंसिटी लो होगी। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, यहां पर कॉटन वाला एग्जांपल ले कि भाई मास तो सेम है, मास तो सेम है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब कॉटन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी। यहां पर कम स्पेस में भी ये बहुत ज्यादा वजन लेके बैठा है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डेंसिटी। सो इफ मोर मास इज पैक्ड इन अ लेस स्पेस, अगर बहुत ज्यादा मास भरा पड़ा है छोटी सी जगह में, मतलब उसकी डेंसिटी बोलेंगे हम ज्यादा, उसकी डेंसिटी हम बोलेंगे ज्यादा। और अगर इफ लेस मास इज स्प्रेडेड ओवर मोर स्पेस, अगर स्पेस ज्यादा है, अगर स्पेस ज्यादा है और मास कम है, तो उसकी डेंसिटी हम बोलेंगे लो डेंसिटी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? लो डेंसिटी। सो डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट का मतलब क्या है? यहां पर एक बेसिक चीज समझो, यूनिट का मतलब है वन, यूनिट का मतलब है वन, यूनिट का मतलब है वन। यूनिट वॉल्यूम क्या हो सकता है? यूनिट वॉल्यूम या तो हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम या तो हो सकता है मीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, किसी भी एक क्वांटिटी को ले लो, या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास भरा पड़ा है या तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास भरा पड़ा है, इसी क्वांटिटी को कहते हैं हम डेंसिटी। समझ में आ रही है बात? तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम्स मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम्स मास भरा पड़ा है, और दूसरे केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम्स मास भरा पड़ा है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? 7.8 वाले की डेंसिटी ज्यादा है यहां पर। सो डेंसिटी इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन स्पेस में कितना मास भरा पड़ा है, उसी चीज को हम कहते हैं डेंसिटी। तुम समझो, देखो मुझे ध्यान से देखो, समझो मेरा कोई जुड़वा यहां पर है, ठीक है, सेम टू सेम दिखने वाला, सेम साइज, सेम साइज, मेरा जुड़वा वहां मेरे बाद में खड़ा है। इमेजिन करो, है नहीं लेकिन इमेजिन करो सेम साइज है, उसमें मेरा वेट है 70, उसका वेट है 60। मेरा वेट है 70, सेम साइज है, मतलब वॉल्यूम सेम है, सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम सेम है। उसकी साइज है, मतलब उसका वेट है 60, मेरा वेट है 70। इसकी डेंसिटी ज्यादा है मेरी, सेम स्पेस में मैं ज्यादा मास कंटेन कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यही चीज है, इसी चीज को बोलते हैं हम डेंसिटी। अगर ये छोटू सा ग्लास है, अगर ये छोटू सा ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में मैं पानी भर दूं और उसका वेट करूं, और इस ग्लास में मैं सैंड, रेत भर दूं और उसका वेट करूं, स्पेस सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन सैंड का वेट ना थोड़ा ज्यादा आएगा, सैंड का वेट थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब सैंड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आ रही है बात? डेंसिटी मतलब, डेंसिटी मतलब क्या है? अगर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब अगर सेम स्पेस में ज्यादा वेट है, मतलब सेम स्पेस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डेंसली पैक है, बहुत ज्यादा डेंसली पैक है पार्टिकल्स। जैसे तुम इमेजिन करो एक भीड़ भाड़ वाली बस, मतलब ज्यादा डेंसिटी।
एक ऐसी बस जिसमें कम लोग हैं, मतलब कम डेंसिटी, जिसमें पार्टिकल्स उतने ज्यादा क्लोजली पैक नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, दैट डेंसिटी इज मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई मास का ऐसा यूनिट क्या है? तो भाई डेंसिटी का अगर ऐसा यूनिट हमें निकालना है तो सबसे पहले मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम्स। ठीक है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, हो जाएगा किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें, ठीक है, अगर हम मास को ले किसमें, अगर हम मास को ले ग्राम्स में, ये हो गया ऐसा यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट। ठीक है। अगर हम मास को ले ग्राम्स में और वॉल्यूम को ले सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये स्मॉलर यूनिट हो जाएगा डेंसिटी का, जिसको हम बोलेंगे ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट, भाई मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम्स और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास हो गया किलोग्राम्स और वॉल्यूम हो गया डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब हो गया डेंसिटी का यूनिट। सेम इन द केस ऑफ, अगर हम ले रहे हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो मास हम लेंगे ग्राम्स में, वॉल्यूम हम लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। अब हम देखेंगे कि डेंसिटी को मेजर कैसे करना है। डेंसिटी को मेजर कैसे करना है? डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। समझो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसका वेट करूंगा, मास। मेरे पास बीम बैलेंस होगा या स्प्रिंग बैलेंस होगा या तो वो वेइंग मशीन होगा, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन, उससे मैं सबसे पहले डिटरमाइन करूंगा इसका वजन कितना है। तो सबसे पहला काम क्या है? मेजरिंग मास। मैंने मास को मेजर कर लिया, समझ लो मास है x, मैंने मास को मेजर कर लिया। मास को मेजर करने के बाद दूसरा तुम्हें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम। अगर अगर रेगुलर सॉलिड है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप है, अगर रेगुलर सॉलिड है तो उसका फॉर्मूला यूज करके, जैसे ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लगाया और यहां पर उसका फॉर्मूला भी ढूंढ लिया y। ठीक है। सो x डिवाइडेड बाय y, तो मास भी हमें मिल गया, वजन कर लिया, वॉल्यूम भी हमें मिल गया, रेगुलर सॉलिड है तो फॉर्मूला लगा लिया, हमने वॉल्यूम भी ढूंढ लिया। सो मास अपॉन वॉल्यूम हमें मिल जाएगी डेंसिटी, क्या मिल जाएगी? डेंसिटी। तो सबसे पहले मास मेजर करो, उसके बाद वॉल्यूम मेजर करो और फिर फॉर्मूला लगाओ, आ गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात। जैसे यहां पर देखो एक एग्जांपल है, जैसे यहां पर इस ऑब्जेक्ट का मास लिया गया है 75 ग्राम्स। कितना लिया गया है? 75 ग्राम्स। और इसके डायमेंशंस, इसका वॉल्यूम कितना है? ये क्यूबॉइड है, ये क्या है? क्यूबॉइड। इसके डायमेंशंस है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला लगाया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और उससे हमने कैलकुलेट किया उसका वॉल्यूम आया 72 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 75 ग्राम्स और वॉल्यूम है 72 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1.04 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेथड इजी है, ये मेथड कोई भी शेप हो, तुम्हें सिंपल वॉल्यूम निकालना है फॉर्मूला लगा के, इफ द सॉलिड इज रेगुलर। लेकिन अगर इरेगुलर सॉलिड है, अगर सॉलिड एकदम शेपलेस है, उसका कोई शेप नहीं है, तो भाई क्या करना है? सबसे पहली चीज हमें ढूंढनी है डेंसिटी। डेंसिटी ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मास, उसके बाद हमें चाहिए वॉल्यूम। मास हमें मिल जाएगा कैसे? वेइंग मशीन पे पत्थर को रख दो, जैसे पत्थर का कोई शेप नहीं है, वेइंग मशीन पे रख दो, उसका मास मिल गया। अब वॉल्यूम ढूंढना है, अब इसमें तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम इसकी मदद से ढूंढेंगे, जो कि हमने पहले भी बात की है, राइट। इनिशियल वॉल्यूम है V1,
जो कि है 30 ml, जो कि है 30 ml। फिर हमने पत्थर पानी के अंदर डाला, तब वॉल्यूम चेंज हुआ, वो हो गया फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2 दैट इज 40। सो V2 माइनस V1 आ जाएगा 40 माइनस 30 दैट इज 10 ml। तो 10 ml को हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस स्टोन, 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस स्टोन, जिसका शेप है इरेगुलर। सो यहां पर हमें मास मिल गया, उसके नीचे हम लिख देंगे वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम, उसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी। क्या आ जाएगी? डेंसिटी। अब आगे आगे हमें देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी इन लिक्विड्स, कि भाई लिक्विड्स की डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाए। लिक्विड की डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाए? सिंपल है, सिंपल है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले तुम्हें क्या मेजर करना है? लिक्विड का मास। सबसे पहले तुम्हें क्या मेजर करना है? लिक्विड का मास। तो एक काम करो कि भाई एक बीकर लिया, तुमने सबसे पहले बीकर का मास मेजर किया, जिसको बोल दिया तुमने M1। बीकर का मास हो गया M1। अब उस बीकर में तुमने पानी डाला, अब बीकर में तुमने पानी डाला, वो मास हो गया M2। तो जो M2 है, क्या वो सिर्फ पानी का मास है? क्या वो सिर्फ पानी का वजन है? नहीं, पानी के साथ साथ बीकर का भी वजन है M2। सो M2 हो गया 135.30 ग्राम, समझ लो। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है वाटर का मास। वाटर का मास निकालने के लिए सबसे पहले हमने लिया बीकर, सबसे पहले हमने बीकर का वेट किया, बीकर का मास लिया, बीकर का मास है M1 दैट इज 85.30 ग्राम्स। दूसरा, हमने बीकर में पानी डाला और उसका मास लिया, तो वो मास हो गया M2 का, वो मास हो गया M2 का। तो अब हमें वाटर का मास चाहिए, तो सिंपली हमें करना है M2 माइनस M1, M2 माइनस M1। समझ में आ रही है बात? सिंपल हमें करना है M2 माइनस M1। तो उसमें से ये बीकर का मास हट जाएगा और हमें पानी का मास मिल जाएगा। तो यहां पर पानी का मास है, लिक्विड का मास है 50 ग्राम्स, लिक्विड का मास है 50 ग्राम्स। तो यहां पर मास हमें मिल गया 50 ग्राम्स, मास हमें कितना मिल गया? 50 ग्राम्स। उसके बाद तुम्हें वॉल्यूम मेजर करना है, उसके बाद तुम्हें क्या मेजर करना है? उसके बाद तुम वॉल्यूम मेजर करो। वॉल्यूम को, लिक्विड का वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तो तुम मेजरिंग सिलेंडर लोगे और मेजरिंग सिलेंडर लेने के बाद हमें पता चला कि भाई लिक्विड का वॉल्यूम है 100 ml, लिक्विड का वॉल्यूम है 100 ml। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई भाई? इसकी डेंसिटी हो गई 0.5 ग्राम्स पर ml। तो ml को हम सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। सो 0.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही है बात? सिंपल है यार। चलो, सिंपल तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, मास ढूंढना है, मास तो तुम निकाल ही लोगे, दिक्कत आएगी वॉल्यूम ढूंढने में। ठीक है, सिर्फ एक ही केस में दिक्कत आएगी वॉल्यूम ढूंढने में, अगर शेप इज इरेगुलर। लेकिन सिंबल है, पानी में डालो, जितना डिस्प्लेस हुआ उतना उसका वॉल्यूम, यार क्या ही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज आ चुकी है, लास्ट टॉपिक आ चुका है, द स्पीड, तेज स्पीड। लास्ट टॉपिक हमारा आ चुका है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। समझो मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है कमलेश और एक का नाम है जयदेव, एक का नाम है जयदेव। दीज आर माई रियल फ्रेंड्स। एक है कमलेश, एक है जयदेव। ठीक है, कमलेश को मैंने बहुत सारा खाना खिलाया, कमलेश को मैंने बहुत सारा खाना खिलाया, तो कमलेश का पेट थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, खाना खाने के बाद हो जाता है ना, कमलेश का पेट थोड़ा बड़ा हो गया। जयदेव को भी मैंने बहुत सारा खाना खिलाया, रुको, कमलेश तो ग्रीन कलर का है, कमलेश को मैंने बहुत सारा खाना खिलाया, ये हो गया ऐसा। जयदेव, जयदेव को मैंने सिर्फ क्या दिया? एनर्जी ड्रिंक्स दिए। क्या दिए? एनर्जी ड्रिंक्स। ठीक है, अब दोनों की मैंने रेस करवाई, दोनों की मैंने रेस करवाई 100 मीटर की। कितनी? 100 मीटर, 100 मीटर की रेस करवाई। ठीक है, तो भाई जयदेव भी भागा और कमलेश भी भागा।
जयदेव ने 100 मीटर कवर किया, जयदेव ने 100 मीटर कवर किया, समझो 11 सेकेंड्स में। जयदेव ने 100 मीटर कवर किया 11 सेकेंड्स में, और कमलेश को वही 100 मीटर कवर करने के लिए लगे 16 सेकेंड्स। वही 100 मीटर कमलेश को कवर करने में लगे 16 सेकेंड्स। अब मुझे बताओ कि भाई सेम डिस्टेंस है 100 मीटर 100 मीटर, एक 11 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, जल्दी कंप्लीट कर रहा है, और एक ज्यादा टाइम ले रहा है 100 मीटर कंप्लीट करने में। कौन फास्ट दौड़ रहा है? कौन फास्ट दौड़ रहा है? जयदेव फास्ट दौड़ेगा यार, जयदेव फास्ट दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है, क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है। और इसी चीज को हम कहते हैं स्पीड, इसी चीज को कहते हैं हम स्पीड। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सेम डिस्टेंस है, लेकिन एक बंदा कम टाइम ले रहा है, एक बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है डिस्टेंस को कवर करने में। तो जो कम टाइम ले रहा है ना, उसको हम कहेंगे ही इज रनिंग फास्टर, ही इज रनिंग फास्टर। सो उसकी जो स्पीड है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो भाई डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है, उसी चीज को हम कहते हैं स्पीड, उसी चीज को हम कहते हैं स्पीड। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब या तो 1 सेकेंड या तो 1 आवर, या तो 1 सेकेंड या तो 1 आवर। मतलब एक सेकेंड में बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक यूनिट टाइम में बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी ज्यादा स्पीड। अगर एक सेकंड के अंदर मैं 2 मीटर कवर कर सकता हूं, और मेरे बाजू वाला कमलेश अगर एक सेकंड के अंदर 1 मीटर ही कवर कर पा रहा है, तो मेरी स्पीड कमलेश से ज्यादा है। सिंपल है, ठीक है। सो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहां पर, चलो यहां पर ये हटा देते हैं। मैंने जयदेव और कमलेश को थोड़ा ज्यादा खाना खिला दिए, दोनों को 10-10 सेकंड के लिए दौड़ाया। कमलेश और जयदेव दोनों को 10-10 सेकंड के लिए मैंने दौड़ाया कि भाई कमलेश तुम भागो, जयदेव तुम भागो, ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। तो भाई जयदेव ने 90 मीटर्स कवर किया, और कमलेश ने समझो कि 70 मीटर कवर किया। ठीक है, किसकी स्पीड ज्यादा है? सेम टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, सेम टाइम में जो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी स्पीड कम है। तो अगर कोई ज्यादा टाइम ले रहा है डिस्टेंस कवर करने में, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर सेम टाइम में कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सो स्पीड डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एंड ये हो गया फॉर्मूला डिस्टेंस का। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि भाई अब जयदेव की स्पीड क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 90 मीटर। टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड्स। तो जयदेव की स्पीड कितनी हो गई? 9 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड। और ये जो मीटर पर सेकेंड है ना, ये ऐसा यूनिट है स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड है। तो स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहां पर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर कमलेश की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? कमलेश की स्पीड हो जाएगी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कमलेश ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 70। कितना? 70 मीटर। 70 मीटर उसने ट्रैवल किया, और कितना टाइम लिया? 10 सेकेंड्स। तो उसकी स्पीड हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज है द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है मेरे भाई? स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो भाई स्पीड के 2 यूनिट्स मेजरली यूज होता है। ऐसा यूनिट तो है मीटर पर सेकेंड, लेकिन मेजरली हम कार्स वगैरह में कौन सा यूनिट यूज करते हैं? किलोमीटर पर आवर भी हम यूनिट यूज करते हैं। तो यहां पर
तो यहां पर हमारा लेक्चर हो चुका है खत्म। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग समझो कि तुम्हें यूनिट दिया गया है 1 किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। कैसे करोगे? 1 किलोमीटर तुम्हें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो यहां पर 1 किलोमीटर की जगह पर तुम लिख दोगे 1000 मीटर। आवर, 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, मतलब 3600 सेकेंड्स। तो ये हो गया, हमने टाइम को 1 आवर की जगह पर लिख दिया 3600 सेकेंड्स। तो यहां पर आ गया 10 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। या तो हम बोल सकते हैं कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से तुम कन्वर्ट कर सकते हो किसको? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। इसी टाइप से मीटर पर सेकेंड को भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, यही मैथमेटिक्स यूज करके। समझ में आ रही है बात? तो चलो भाई यहां पर तुम लोगों को सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ में आ ही गई होगी। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारी स्क्वाड है, उसको तुम यहां से स्कैन करके क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो और हमारे समाज का हिस्सा बन सकते हो। यहां पर बढ़िया से पढ़ाई करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, मजे करो, बढ़िया से मार्क्स लाओ एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।